Throughout his public life, Donald Trump was famous for two things. पहला, unpredictability. दूसरा, entertainment. So, since he became for the second time the president of United States, ये expect किया जा रहा था कि काफी ज्यादा unpredictable entertainment हमें देखने को मिलेगा. Sometimes in a lighter vein, sometimes in a crude form. तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने किया है वो इसी कैटेगरी में आता है, दैट इज इट इज वेरी क्रूड. प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि यूएस वुड टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप, और जिससे जो जियोपॉलिटिकल करंट है, जो अर्थक्वेक है सारी दुनिया में, जिसके रेमिफिकेशंस हमें दिखाई दे रहे हैं. तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, दुनिया भर में रिएक्शंस क्या आए हैं, एंड व्हाट इज गोइंग इनसाइड डोनाल्ड ट्रम्प्स माइंड, बिकॉज इसके फार रीचिंग रेमिफिकेशंस होंगे इंक्लूडिंग फॉर इंडिया. नाउ उन्होंने बात कही है कि अमेरिका गाजा स्ट्रिप को एक्वायर करेगा, दे विल टेक ओवर इट एंड विल क्रिएट ए रिवीरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट. रिवीरिया बेसिकली एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है बीच साइड लोकेशन. सो गाजा जो कि मेडिटेरियन सी के कोस्ट में है, उसको दे विल टेक ओवर एंड विल डेवलप एज ए रिवीरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट, और पैलेस्टीनियंस को कहीं और रीसेटल किया जाएगा. तो जो पूरी गाजा इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक नया आयाम इससे मिल जाता है. नो, इट हैज शैटर्ड डिकेड्स ऑफ यूएस पॉलिसी ऑन इजराइली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट. अगर हम पिछले 4 प्रेसिडेंट्स को भी देखें, शुरुआत करेंगे बिल क्लिंटन साहब से 1992 में, उसके बाद 1994 में, उसके बाद अगर हम देखें जॉर्ज डब्ल्यू बुश, देन बराक ओबामा, उसके बाद जो बाइडन साहब, बीच में ट्रम्प का एक 4 साल की प्रेसिडेंसी होती है. तो ऑल ऑफ देम हैड दिस मच क्लैरिटी कि यूएस जो पोजीशन पिछले 70 सालों से है वो मेंटेन रहेगी, जो कि 2 स्टेट सोल्यूशन पे है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने यहाँ कंप्लीटली उसको वाइप आउट कर दिया उस पोजीशन को. ट्रम्प की जो लेटेस्ट कमेंट्स हैं, दे आर इन लाइन विद हिज आउटलैंडिश क्लेम्स सिंस ही हैज बिकेम प्रेसिडेंट. इवन बिफोर दैट उन्होंने क्लेम्स करने शुरू कर दिए थे. तो वो कह रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं डेनमार्क से, कनाडा को कहते हैं कि आप 51th स्टेट बन जाओ, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करना चाहते हैं, पनामा कनाल को टेक ओवर करना चाहते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि हम गाजा स्ट्रिप को भी टेक ओवर करेंगे. सो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल इंटरटेनमेंट यहां देखने को हमें मिल रहा है. नाउ व्हाट ट्रम्प सेड एग्जैक्टली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन. उन्होंने कहा है कि यूएस विल टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप एंड वी विल डू ए जॉब विथ इट टू. ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं लिखे हुए. वी विल ओन इट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसमेंटलिंग ऑल ऑफ द डेंजरस अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स एंड अदर वेपन्स ऑन द साइट, लेवल द साइट एंड गेट रिड ऑफ डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स, लेवल इट आउट. तो एक भाषा में वो कह रहे हैं कि भाई हम इसको पूरा पार्किंग लॉट गाजा को बना देंगे और उसको पूरा समतल करके उसके ऊपर काम किया जाएगा. Create an economic development that will supply unlimited number of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. तो जो पब्लिक लाइफ में डोनाल्ड ट्रम्प was also a real estate tycoon. तो रियल एस्टेट जो है उनको गाजा में दिखाई दे रहा है. वो कह रहे हैं कि इसको कंप्लीटली हम पॉपुलेशन को डिपॉपुलेट करके इस एरिया को, वहां पे एक, उनके शब्द नहीं है मैं जोड़ रहा हूं, कि हम वेस्टर्न एशिया में एक सिंगापुर या दुबई बनाएंगे. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग. गाजा स्ट्रिप जो है एग्जैक्टली कहां है? इट इज सिचुएटेड बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल, बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन. अप्रोक्सीमेटली 360 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो एरिया है इसको हम गाजा स्ट्रिप कहते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं गाजा के साथ साथ गाजा स्ट्रिप के अंदर गाजा इज एरिया, देन यू हैव डेर उल बला, यू हैव खान यूनिस एंड रफा. तो इन सब के बारे में हम न्यूज में सुनते रहते हैं बिकॉज यहाँ बम्बार्टमेंट्स होती रहती हैं, कैजुअलिटीज होती रहती हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस होते रहते हैं. तो ये पूरा जो हिस्सा है ये गाजा स्ट्रिप का कहलाता है. नाउ अल्दो इजरायली सेटलमेंट्स जो हैं इस एरिया में 2005 में रिमूव कर दिए गए थे, लेकिन आज भी इजरायली नेवी काफी स्ट्रिक्टली यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड करके उन्होंने रखा हुआ है. सन 2005 तक ये एरिया वो कंट्रोल करते थे, उसके बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया और 2007 में इलेक्शंस के थ्रू हमास, जो कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एज पर यूरोपियन यूनियन, एज पर यूएस, वो यहाँ पे आती है और टेक ओवर कर लेती है. तब से जो सेकंड इंतिफादा है, जो
रेजिस्टेंस है अगेंस्ट सो कॉल्ड इजरायली ऑक्यूपेशन, वो यहाँ शुरू होता है। और अभी हमने देखा कैसे लेटेस्ट जो अक्टूबर 2023 से जो वॉर चल रही है, जिसको 15 महीने से ऊपर हो चुके हैं, मैसिव ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट जिसकी है, काफी बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया जा चुका है गाजा के अंदर, तो वो एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का एक एपिसोड है जो हमारे सामने चल रहा था, जिसके ऊपर अभी एक पीस प्रोसेस के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें नाउ ये एरिया है जिसको वो टेक ओवर करना चाहते हैं। नाउ अगर इसको हम देखें, सो इजराइल चाहता है कि इसका सोल्यूशन उनके जो पर्सपेक्टिव है दैट दे ओन द इंटायर एरिया, इसके आधार पे बनाया जाए। लेकिन जो दुनिया भर का कंसेंसस है वो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ ही रहा है। रिमेंबर, जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्रिएशन है। 2 सदी पहले नेशन स्टेट्स इतनी बड़ी मात्रा में दुनिया भर में नहीं पाए जाते थे, लेकिन ये जो लैंड्स हैं दे आर ऑलवेज देयर सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो जो रोमन एम्पायर है वो इस एरिया को कंट्रोल करता था। एम्परर हैदरीन, उन्होंने सन 135 एडी में 2 प्रोविंसेस को ज्वाइन करके, जूडिया और गैलीली, इन 2 प्रोविंसेस को ज्वाइन करके जो सीरियन पैलेस्टाइन या पैलेस्टाइन का जो एरिया है वो उन्होंने बनाया। देन इन 425 एडी पैलेस्टाइन वाज फॉर्म्ड बाय 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, पैलेस्टीना प्राइमा, पैलेस्टीना सेकंडा एंड पैलेस्टीना टर्शिया। ये जरूरी है समझना, क्योंकि बगैर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के आप ये नहीं समझेंगे कि डिबेट किस डायरेक्शन से निकल के आई है और किस दिशा में अब ये जा रही है। तो ये रोमन एम्पायर के टाइम से ये एरिया एग्जिस्ट करता है हिस्टोरिकली। उसके बाद क्रिश्चियनाइजेशन शुरू होता है यूरोप के अंदर, और बाय 16 सेंचुरी 1517 के आसपास ऑटोमन एम्पायर इन एरियाज को अपने अंदर ले लेता है। और ऑटोमन एम्पायर जो है वो पैलेस्टाइन को डिवाइड करता है इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स: सफेद, नबुलस, गाजा, लाजून एंड जेरूसलम। और जो दमस्कस जो एरिया है, वहां पे जो गवर्नर बैठता था ऑटोमन एम्पायर का, उसके अधीन ये एरिया जो आज का मॉडर्न इजराइल और पैलेस्टाइन है वो आता था। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर की ग्लोरियस हिस्ट्री है 3 सेंचुरीज की, एंड देन हैपेंस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो डिफीटिंग साइड था उसकी तरफ ऑटोमन एम्पायर था। तो ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, इनका एक अलायंस बना अगेंस्ट अलायंस ऑफ फ्रांस, यूके एंड रशिया, जिसमें ऑटोमन एम्पायर एंड द रेस्ट ऑफ देम, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, कंक्लूसिवली उनको डिफीट फेस करनी पड़ी। और ऑटोमन एम्पायर जो एरिया है वो डिवाइड हुआ। लेकिन 1919 में वॉर खत्म होती है, लेकिन उसके पहले ही 1917 में स्काइस-पिकोट एग्रीमेंट जो यूके है और फ्रांस है उन्होंने साइन कर लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि ये जो एरियाज ऑटोमन एम्पायर के अंदर आते हैं ये अरब लैंड्स हैं, लेकिन आते ऑटोमन एम्पायर के अंदर हैं, तो इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो ट्रांस जॉर्डन, लेबनन, ये सब एरियाज जो हैं बिटवीन फ्रांस एंड यूके डिवाइड कर लिए गए, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। दिस इज ए वेरी ओल्ड मैप, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद अगर हम देखें, बल्फोर डिक्लेरेशन भी सन 1917 में नवंबर में आता है। बेसिकली जेम्स बल्फोर वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, और उस वक्त वो फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे जब ये डिक्लेरेशन आया। और इस डिक्लेरेशन में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगेन इट्स ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिज मजेस्टीज गवर्नमेंट व्यू with favor the establishment of Palestine of a national home for the Jewish people। उसके पहले से जूइश पीपल ने कहना शुरू कर दिया था कि दैट वी नीड ए सेपरेट होमलैंड। रिमेंबर, ये हिटलर के पहले की बात है। और उस वक्त जो उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी थे, फॉरेन मिनिस्टर थे यूके के, उन्होंने कहा ठीक बात है भाई, वी विल एग्री विद दैट, वी विल सपोर्ट इट। इंटरेस्टिंगली 1917 अगस्त वो एक साल है, वो महीना है जहां मोंटेगू स्टेटमेंट भी आता है, जिसमें वो कह रहे हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, कि वी विल गिव ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात ऑफिशियली कही थी। तो 1917 में इंडिया के लिए भी कही गई, 1917 अगस्त में, और नवंबर में इजराइल के लिए कही गई। देन व्हाट हैपेंस, वर्ल्ड वॉर खत्म होती है,
ऑटोमन एम्पायर डिफीट होता है, डिवाइड होता है, और टर्की की जो मॉडर्न बाउंड्रीज हैं वो रिड्रॉ की जाती है। खाने में रायते सबको पसंद है। देर आर डिशेस स्पेसिफिकली जो रायता जिसमें जरूरी होता है, लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो फैलाया गया रायता है वो हर जगह उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आज भी हमें दिखाई देते हैं। चाहे इंडिया चाइना हो बाउंड्री की बात करें, इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री की बात करें, इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री की बात करें, इवन पाकिस्तान अफगानिस्तान बाउंड्री की बात करें, तो हर जगह जहां जहां उन्होंने बाउंड्रीज ड्रॉ की हैं वहां आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं। तो डीकोलोनाइजेशन के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यहां पे ये हुआ कि ब्रिटिश मैंडेट दिया सन 1922 में, जो आज का यूनाइटेड नेशन है उसका प्रीडिसेसर लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटिश मैंडेट दिया अंग्रेजों को, ब्रिटेन को, कि भाई ये एरियाज जो हैं आप मैनेज एडमिनिस्टर करेंगे। ये सिचुएशन 1948 तक रहती है, जब यूएन का रेजोल्यूशन एक पास होता है, वो ये कहते हैं कि भाई इनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। और ध्यान दीजिएगा यहां टू स्टेट सोल्यूशन की यूएन बात करता है। रिमेंबर ये वो साल है जब यूएन ने कश्मीर में भी दखल दिया था इंडिया के कहने पे, और वहां आज भी प्रॉब्लम्स बनी हुई है। तो यहां पे यूएन का रेजोल्यूशन आया, रेजोल्यूशन नंबर 181 सब क्लॉज 2, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए दो सेपरेट सोवरेन कंट्रीज होनी चाहिए। जब यूके के हाथ में था तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को तोड़ के दो सेपरेट कंट्रीज बना दी। यहाँ पे यूएन के हाथ में गया, उन्होंने रिकमेंडेशन दी, रेजोल्यूशन पास किया। हालांकि जो रेजोल्यूशन पास किया 181 सब क्लॉज 2, इसमें कहा गया कि भाई दो हिस्से में बांट दो इसको, एक अरब और एक जूइश, और जेरूसलम जो है जहां होली साइट्स हैं इस्लाम, जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी की, जो तीनों फेथ हैं, मोनोलिथिक फेथ हैं, अब्राहमिक जिनको फेथ भी कहा जाता है, वहां पे जेरूसलम को इंटरनेशनल अकॉर्ड के एक इंटरनेशनल रजीम के तहत रखा जाए। ये है टू स्टेट सोल्यूशन, जिसको फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया लेकिन कभी भी डिजोरे रूप में माना गया। डी फैक्टो ये आज तक अचीव नहीं हो सका। ये जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं ये बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि इसको हमको समझना हिस्टोरिकली बहुत जरूरी है। देन वी विल अंडरस्टैंड फुलफुली कि जो अमेरिका आज कह रहा है उसका मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो ये जूश स्टेट बनेगा, ये जो आप गाजा देख रहे हो, और ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है ये बनके एक इंडिपेंडेंट सोवरन पैलेस्टाइन स्टेट बनेगा जो अरब मुस्लिम्स के लिए होगा। हालांकि उन्होंने पहले दिन से इस रेजोल्यूशन को नकारा है सिरे से, और ये कहा है कि इजराइल की एग्जिस्टेंस का सवाल ही नहीं उठता। दैट इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल, नॉन एक्सेप्टेबल टू अस। ये एक फॉरेन इंटिटी है और जिसको हमारे ऊपर थोपा गया, नकबा जिसको वो कहते हैं, द ग्रेट ट्रेजेडी विच हैज हैपेंड इन 1948। नाउ टू स्टेट सोल्यूशन जो है दोनों पार्टीज एक तरीके से, अगर आप देखें आज की डेट में तो नहीं मानती, लेकिन ग्लोबली एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन, पोटेंशियल सोल्यूशन जिसको पुश किया जाता है। तो 1967 वॉर जो हुई 6 डे वॉर थी। 1948 में भी वॉर शुरू हुई थी जिसको इसराइल ने जीता। 1967 वॉर को भी इसराइल ने जीता और उनका एरिया जो है वो तेजी से बढ़ा है उस वक्त के बाद से। तो आप देख सकते हैं कि ये 1967 के पहले का एरिया है और ये 1967 वॉर के बाद का एरिया है। इसराइल ने इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला तक को कैप्चर कर लिया था और वेस्ट बैंक तब से उनके पास है, गोलन हाइट्स सीरिया की तब से उनके पास है, और गाजा भी एक तरीके से तब से उनके पास था, बाद में उन्होंने इसको छोड़ दिया। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वी विल टेक ओवर इट। हालांकि अमेरिकन जो पॉलिसी रही है वो ये रही है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं टू स्टेट नहीं होगा, वन स्टेट सोल्यूशन, जिसमें एक बात कही जाती थी कि सिर्फ एक कॉमन आप स्टेट बना दो जिसमें इजरायलीज भी रहें, जिसमें फलस्तीनियन अरब्स भी रहें, जैसा गांधी जी इंडिया में चाहते थे, एक तरीके से सेकुलर यूनिफाइड कंट्री। तो वहां उसको वन स्टेट सोल्यूशन कहा जाता है, लेकिन उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक डिफरेंट तरीके का वन स्टेट सोल्यूशन सामने रख दिया है। पिछले प्रेसिडेंसी में उन्होंने जेरूसलम को कैपिटल मान लिया था इसराइल का, जिसको दुनिया की कोई देश नहीं मानता, और अब उन्होंने ये काम किया। तो इंटरनेशनल रिएक्शन काफी स्टिंजेंट यहाँ पे आया है। अगर आप देखें, चाइना ने कहा है कि भाई हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है, जो अमेरिका कह रहा है, वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। यूएन के रेजोल्यूशंस हैं कि जहां फोर्स डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, दैट इज लाइक ए एथनिक जेनोसाइड, वो पॉसिबल नहीं है। जो रेलिवेंट पार्टीज हैं वहां पे उनको सीज फायर करना चाहिए, पोस्ट वॉर गवर्नेंस को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और पैलेस्टीनियंस को पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है टू स्टेट सोल्यूशन के बेसिस पे
मिलना चाहिए। ये बात चाइना कह रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें, जो यूएस के एलाइज हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट एलाइज यूनाइटेड किंगडम है, वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई फ्रेजाइल ट्रूस जो है उसको होल्ड करना टफ है। जो ट्रम्प्स की रैम्बलिंग्स हैं उसका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होगा, चाइना को और स्पेस मिलेगा। यूके को ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाई इंटरनेशनल लॉ को हम वायलेट नहीं होने देंगे, हम उसको सपोर्ट करते हैं और टू स्टेट सोल्यूशन 1967 बॉर्डर्स के बेसिस पे होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें, जर्मनी कह रहा है कि भाई सिविलियन पॉपुलेशन को एक्सपेल्ड नहीं करना है, परमानेंटली ऑक्यूपाइड और रीपॉपुलेटेड गाजा को नहीं करना है। दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल एथिक्स एंड वॉट एवर वेस्टर्न कंट्रीज एज ए होल हैज स्टूड फॉर इन द लास्ट 75 ईयर्स। इट इज क्लियर कि गाजा जो है, लाइक वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, फलस्तीनियंस का है। दे फॉर्म द बेसिस फॉर ए फ्यूचर फलस्तीनियन स्टेट। तो यहाँ पे आपको यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में जो एक डिवाइड है वो क्लियर कट दिखता है। इसके अलावा टर्की से काफी सीरियस रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने, हाकान फिदान ने, कि भाई ये अनएक्सेप्टेबल है इशू। मतलब रिलोकेट करना गाजा से पैलेस्टीनियंस को, नाइदर वी नॉर द रीजन कैन एक्सेप्ट। तो ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है? व्हाट इज हिज एम्बिशंस एग्जैक्टली? ही सेज मेनी थिंग्स। पहला तो ये है कि भाई ही हैज गॉन रोग। कनाडा को कह रहा है 51th स्टेट बन जाओ। पनामा कनाल को कहता है कि हम ले लेंगे पनामा से। ग्रीनलैंड को कह रहा है डेनमार्क को कि बेच दो हमको। तो देयर आर मेनी थिंग्स ही इज सेइंग। ही इज बिहेविंग लाइक एन इंपीरियलिस्ट। इंपीरियलिस्ट मतलब कि सोवरन जो राइट्स है दूसरी कंट्रीज के, उनको एक्सेप्ट नहीं करना, ताकत के दम पे, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, टेक्नोलॉजिकल, यू नेम इट, अमेरिका हैज दैट। उसके दम पे अपना काम सिद्ध करा लेना। इंपीरियलिस्ट जो है, साम्राज्यवाद जिसे आप कहते हैं। और ही हैज गॉन रोग। ही इज लुकिंग इनटू कि भाई चाइना के जी जिनपिंग, रशिया के पुतिन, इतने स्ट्रॉन्ग मैन हैं, अल्फा लीडर्स हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं जो उनके बस में है, तो हमें भी यही करना चाहिए। दिस इज वन टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी। दूसरी कि ये ब्रिलियंट निगोशिएटिंग टैक्टिक्स है। ही सेज मेनी थिंग्स, ही इज अनप्रडिक्टेबल। और ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है, इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करना जानते हैं। उनका ये है कि पहले से स्टेक इतने बढ़ा दो कि सामने वाली पार्टी हाफ में आके सेटल हो जाए। अगर हम कहेंगे कि अमेरिका ले लेगा गाजा को, तो जो पोस्ट वॉर अभी जो इसराइल गाजा वॉर चल रही है, उसके बाद जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बनना है गाजा के अंदर, क्योंकि इसराइल ने कह दिया है कि हमास को हम दोबारा गाजा नहीं देंगे, तो वहां पे काफी ज्यादा ओपन एंडेड पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। ज्यादा अच्छे से पार्टीज एग्री कर जाएंगे। जैसे उनको पता चलेगा कि अमेरिकन आर्मी वहां आ रही है, सो दे द सेंस विल कम बैक टू देम। तो ये एक ब्रिलियंट नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स भी हो सकती है। हमने देखा ट्रम्प को यूज करते से, टैरिफ की थ्रेट्स लगा कि 25% कनाडा के ऊपर, 25% मैक्सिको के ऊपर, और उन्होंने नहीं लगाया टैरिफ, लेकिन जो वो चाहते थे वो कनाडा और मैक्सिको से उन्होंने करवा लिया। तो ये एक टैक्टिक हो सकती है, ये एक टैक्टिक डेफिनेटली हो सकती है। और तीसरा, द प्लान विल ब्रिंग पीस इन द रीजन। ये अभी हमें अनएक्सेप्टेबल लग सकता है, जैसा नेतन्याहू ने कहा कि भाई जॉ ड्रॉप के बाद मुंह खोले के खोले रह गए जब ट्रंप ने बात कही, लेकिन उसके बाद लोगों को समझ में आएगा कि भाई अल्टीमेटली दिस विल ब्रिंग पीस इन द रीजन। पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन अब नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि दोनों तरफ जो पार्टीज हैं वो सलूशन चाहती ही नहीं है। वो अब सिर्फ यूनिलैटरल सलूशन चाहती हैं, इसराइल भी और जो हमास पैलेस्टीनियंस हैं वो भी। तो ये, इससे पीस आएगा रीजन में, शांति बनेगी, और अल्टीमेटली जो पैलेस्टीनियंस हैं वो भी, जो एक साइकिल है डिस्ट्रक्शन, डेथ, वायलेंस का, होपलेसनेस का, उससे वो निकलेंगे। और जॉर्डन और इजिप्ट को वो कह रहे हैं कि भाई आप ले लो, इनको अब्सॉर्ब कर लो अपनी सोसाइटी में, बिकॉज दीज कंट्रीज आर ओनली अरब मुस्लिम्स, लैंग्वेज अरब है, रिलीजन इस्लाम है, तो काफी कॉमनैलिटीज हैं। लेकिन हमास और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, हम अपनी जमीन नहीं छोड़े किसी भी हालत में। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? यू कैन राइट दैट ऑन कमेंट्स। और अगर आपको ये चैनल और इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो डू डेफिनेटली subscribe and share and like. I'll meet you again with a new topic. Thank you for giving me your time. You can also join me on my Telegram channel. Thank you. फिर मिलेंगे।